साथियों नमस्कार। आप भाई लाइव देख रहे हो, जितने भी साथी लाइव में जुड़ सकते हैं भाई जुड़ने की कृपया करो, क्योंकि हम बात करते हैं 30 लाख पूर्व सैनिकों की मान सम्मान स्वाभिमान की। हम बल्ले बल्ले खुशखबरी ये मिल गया अगले महीने आ जाएगा एरियर, नहीं। हम जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, जो भेदभाव है, असमानता है, अन्याय है, हम बात करते हैं उसकी। आज फिर आप लोगों के सामने 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनाम इक्वल फिटमेंट फैक्टर, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, ये तीन चीजें सीधे सीधे 30 लाख पूर्व सैनिकों को प्रभावित करती हैं। पर इन तीन मांगों को भारत सरकार के सामने कौन रखेगा? कैसे 30 लाख पूर्व सैनिकों की बात, उनकी जायज मांग भारत सरकार तक पहुंचेगी? यहां क्वेश्चन मार्क आता है। 30 लाख पूर्व सैनिक कोई कम नहीं है। अगर केंद्रीय सरकार के 65 लाख पेंशनर हैं तो उसमें से 30 लाख छोटे रैंक के पूर्व सैनिक भी। साथियों, पूरा वीडियो देखना। वैसे आप लोगों के पास में समय कम है और दूसरी सारी खबरें देख लेते हो। कांग्रेस, बीजेपी, फलाना धक्कड़, पता नहीं क्या से क्या है, उल्टी सुल्टी पूरे दिन चलता रहता है देश में। विकास की तो बात होती ही नहीं देश में। सबसे पहले है फिटमेंट फैक्टर। साथियों, फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में चाहे 1.90 रहे, चाहे 2.08 रहे, या 2.28 रहे, या 2.86 रहे, या 3 से अप चला जाए, पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो एक तो संविधान के अंतर्गत केंद्र के कर्मचारियों को सम्मान मिलेगा, समानता मिलेगी। अगर 7 पे कमीशन की तरह फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेके 2.81 रहा तो सबसे पहले तो भेदभाव यहीं पे हो जाएगा, जिस तरह से 7 पे कमीशन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक भाई नीचे पूछ रहा है, आज दोपहर में आ गए। दोपहर में मैं आया था कहीं से, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था, और आते ही रोटी बाद में खाएंगे पहले, क्योंकि बाद में भूल भी जाते हैं। पहले इस पे बात होंगे। 7 पे कमीशन को एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। 6 पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 7,000 था और 7 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर मिला 2.57, तो 17,990 न्यूनतम वेतन हो गया, जिसको 10 रुपये बढ़ाकर 18,000 न्यूनतम वेतन कर दिया। अगर 7 पे कमीशन में 2.57 की जगह फिटमेंट फैक्टर 2.81 मिलता तो न्यूनतम वेतन होता 19,670 रुपये, सीधे सीधे 1,680 रुपये का फायदा होता। देखो कितना फिटमेंट फैक्टर के चक्कर में कितना नुकसान हुआ है एक सिर्फ न्यूनतम वेतन वाले को, जिसका न्यूनतम वेतन सिर्फ 7,000 था। अब किसी का उसमें 8 था, किसी का 10 था, किसी का 12 था, किसी का 15 था। अगर हम जेसीओ रैंक की बात करें तो ये तो सिर्फ मैं कह सकता हूं कि जो एक सिपाही है उसको इतना नुकसान हुआ है 1,680 का, प्लस इसके ऊपर 53% डीए 890। तो नायक, हवलदार, जेसीओ साहिबान, उनको कितना नुकसान हुआ होगा। अगर OROP 1 में एक टीएस नायक की पेंशन 7170 रुपये थी और 7 पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर से हो गई 18,427 रुपये। अगर 2.81 मिलता उसको तो पेंशन हो जाती
20,148 रुपया, और फायदा होता 1,720 रुपये का प्लस डीए। अब आपने ये तो देख लिया जो सेवन पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर का चक्कर क्या था। अब ये 1720 का नुकसान नहीं हुआ, अब डिसेबिलिटी पर्सन को इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर 1720 रुपये को देखें तो डिसेबिलिटी पेंशनर को सीधे सीधे जो नॉर्मल पेंशनर है उसको 500 रुपये का, जो 50% ले रहा है उसको 500 रुपये का, और जो 100% है उसको 1,000 रुपये का। अगर बैटल कैजुअलिटी की बात करें तो बैटल कैजुअलिटी को 50% में रुपये का और 100% में 2,000 रुपये का सीधा नुकसान हुआ। देखो ये बेसिक में इतना नुकसान हुआ। तो ये आ गई एक तो फिटमेंट फैक्टर की। अब मिलिट्री सर्विस पे देखो भाई, ये जो मिलिट्री सर्विस पे है ये रिस्क बढ़ता है, क्योंकि सेना की नौकरी करने का, क्योंकि वो हमेशा रिस्क में रहते हैं, जंगल में, पहाड़ियों में, बर्फ में, इंसर्जेंसी इलाके में, ऑपरेशन में, कीचड़ में, रेगिस्तान में, पता नहीं कहां का। तो उनको एक रिस्क बढ़ता दिया गया मिलिट्री सर्विस पे। अब मिलिट्री सर्विस पे जो दिया गया वो 5200, 15,500, मतलब 3 गुना हो गया। अब इसका भी सीधा सीधा नुकसान किसको होया? छोटे रैंक को, क्योंकि 7 पे कमीशन के बाद में OROP 2 भी आई है, OROP 3 भी आई है। यहां तक हम नहीं पूछते, और यहां तक कभी भी आपको जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं वो भी यहां तक नहीं पूछेंगे। अब मिलिट्री सर्विस पे OROP 1 में जितने भी, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे 2008 के 6 पे कमीशन में लागू की गई, और जो पुराने थे, जो पेंशनर थे जिस समय नहीं थी मिलिट्री सर्विस पे, उनको OROP 1 में मिल गई। अब OROP 1 में अगर ये 6,000 होती तो वहीं से हमारे को फायदा मिलना शुरू हो जाता। 7 पे कमीशन में अगर 2.57 का भी फैक्टर मिला, उसके ऊपर भी गुणा मिलता। और फिर आ गया 7 पे कमीशन। 7 पे कमीशन में 5200 और 15,000 हो गया। अभी इसको देखो, जो पेंशनर हमको 5200 का आधा 2,600 रुपये मिलता है। अगर 15,500 हो जाए एक समान, तो सीधे सीधे 5,150 रुपये का फायदा होता है। 5,150 रुपये का, और 5,150 रुपये का जो फायदा होता 7 पे कमीशन में 2016 में, तो OROP 2 में 2022 में भी फायदा होता, और फिर OROP 3 2024 में भी फायदा होता। अब इसके ऊपर भी फिटमेंट फैक्टर लगा लो। मैं 5,150 रुपया मैं मिलिट्री सर्विस पे की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले से आप 2,600 रुपये ले रहे हो। 2,600 और भाई 5,150 रुपये, 7,000 के करीब। तो 5,150 रुपये पे आप कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मान लो, तो पता है आपको कितना हो गया? 14,729 रुपये। चाहे आप 190 का भी फिटमेंट फैक्टर मान लो। पर हमारे यहां क्या हुआ कि मिलिट्री सर्विस पे की जो आवाज थी वो संवैधानिक तरीके से उठानी थी, कोर्ट में जाने से बचना था, पर इसको कोर्ट में ले जाया गया। चलो भाई, सबका अधिकार है, उन्होंने कुछ बेहतर सोचा होगा, पर 10 साल निकल गए। 10 साल में फिर ये फैसला भी आया, तो कोर्ट ने मना कर दिया इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के लिए। तो ये देखो सीधे सीधे फिटमेंट फैक्टर के ऊपर हो रहा है ये सीधा, और कहीं भी नहीं हो रहा। 5,150 का। अब कर लो डिसेबिलिटी पेंशन की बात। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें से एक तो फिटमेंट फैक्टर और एक मिलिट्री सर्विस पे सीधे सीधे 30 लाख पुरुष सैनिकों को प्रभावित करते हैं।
एक मुद्दा है डिसेबिलिटी पेंशन का। इसमें भी भाई कम से कम 3 लाख 4 लाख से ऊपर डिसेबल पर्सन होंगे। अब डिसेबिलिटी पेंशन भी यहीं पे हो जाती है, क्योंकि जब फिटमेंट फैक्टर सेवन पे कमीशन में 2.57 मिला तो उसके हिसाब से अगली पेंशन बनी, और अगली पेंशन बनी तो उसका परसेंटेज डिसेबिलिटी में आया। जो लास्ट वेतन है उसका नॉर्मल पेंशन में, नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 30% और बैटल कैजुअलिटी में 60%। आ गया ना वहीं के वहीं। देखो फिटमेंट फैक्टर का कहां से कहां घुमा दिया, फिटमेंट फैक्टर से किस किस चीज को प्रभावित कर दिया फिटमेंट फैक्टर ने। अब आप देखो डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन 2006 एमओडी लेटर नंबर 16/6/2008 डी पेंशन डेटेड 4 मई 2009। एक जो ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन थी 2006 में वह थी 5880 रुपया नॉर्मल। वार इंजरी थी 11,760 रुपया, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 14,600 रुपया। 3 तरह की पेंशन मिलती है, आप सब जानते हो। ओआरओपी 1 में होगी नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 27,000 रुपया, वार इंजरी हो गई 54,000 रुपया, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पर्सन होगी 90,000 रुपया। अब फिर सेवन पे कमीशन आ गया 2016 में, तो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन होगी 72,360 रुपया, और वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन होगी 1,44,720 रुपया, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन होगी 2,34,900 रुपया। और ओआरओपी 2 में फिर देख लो, क्योंकि ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 साथ की साथ में आई है। नॉर्मल पेंशन होगी 75,000 रुपया, और वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन डिस्चार्ज होगी 1,50,000 रुपया, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन होगी 2.5 लाख रुपया। देखो कहां से कहां बढ़ के कहां चलेगी। 2.5 लाख रुपया कोई मामूली चीज नहीं आज के दिन डिसेबिलिटी पेंशन। अब एक बार जवान की भी डिसेबिलिटी पेंशन पे नजर मार लो। सेम वही लेटर, एक मिनट भाई, सेम वही लेटर। नॉर्मल रेट 100% डिसेबिलिटी पेंशन एक जवान की 2008-9 में 3510 रुपये थी, और वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन 7,020 रुपया थी, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी 7,020 रुपये थी। ओआरओपी 1 में जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है वो 3510 ही रही, सेम रही, और वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी भी 7,020 रही। नॉर्मल पेंशन में ओआरओपी 1 में कुछ नहीं बढ़ा। वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन में बढ़ोतरी हुई 7,020 से बढ़कर वह होगी 10,304 रुपया। अब सेवन पे कमीशन में 2.57 का फैक्टर मिला, तो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन होगी 8,070 रुपया, वार इंजरी 100% होगी 16,140 रुपया, और वार इंजरी 100% इनवैलिड डिसेबिलिटी पेंशन होगी 26,481 रुपया। ओआरओपी 2 में नॉर्मल डिसेबिलिटी होगी 8,070 रुपया, वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी होगी 16,140 रुपया, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट बोर्ड में होगी 26,900 रुपया।
और ORP 3 में और ORP 2 में सेम पेंशन, नॉर्मल भी 8,070 रुपया, ORP 1 में सॉरी ORP 2 में, ORP 3 में। वार इंजरी 100% भी 16,140 रुपया, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी में भी 26,900 रुपया। तो 8वां पे कमीशन बनाम इक्वल फिटमेंट फैक्टर, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, ये सबसे बड़े मुद्दे 3। इसके बाद में भाई एक्स ग्रुप की पे है, वो भी सीएम पे कमीशन में अलग अलग करी गई कि उससे पहले रिटायरमेंट वाले अलग लेंगे, उसके बाद में रिटायरमेंट 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं उनकी अलग है। तो ये भी मैटर इसी में आते हैं, ये फिटमेंट फैक्टर से। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.81 मिलता तो तकरीबन एक सिपाही से लेके और जेसीओ सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन तक कम से कम एक जो सिपाही को जो फायदा हो रहा है वो 1720 रुपये का फायदा हो रहा है। तो नायक को 2000 का, हौलदार को 2300-2400 का, नायब सूबेदार को 2900 का, ऐसे करते करते 4,500 से ज्यादा का फायदा होता सीएम पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.81 मिलता, और उसके साथ ही साथ में डिसेबिलिटी पेंशन में भी फायदा होता। और सबसे बड़ी बात देखो कि 2.81 का फिटमेंट फैक्टर मिलता तो आज 8वें वेतन आयोग में भी अलग पेंशन होती, क्योंकि बढ़ोतरी आज जो पेंशन ले रहे हैं उससे ज्यादा होती, 1720 रुपये से लेकर 4,500, उसके ऊपर भी फिटमेंट फैक्टर मिलता। पर उस समय इस चीज की आवाज तो नहीं उठाई, हमने तो खूब आवाज उठाई थी और जंतर मंतर पे भी खूब धरने प्रदर्शन किए थे जब ये सीएम पे कमीशन आया। पर भाई हमारे जो पूर्व सैनिक उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने साथ दिया एक मेजर जनरल का, वो उसके नीचे बैठे रहे, वो उनको बरगलाता रहा, मेरे जवान, मेरी सैनिक विधवा माता बहनें मेरी ये हैं। और यहां तक अभी तक वो अभी छोड़ा होगा उसने कहना, मेरे ख्याल में 2023-24 में भी कह के गया है जंतर मंतर पे कि सीएम पे कमीशन में 2.81 का फार्मूला था ही नहीं, जबकि आज तो सबके पास में फोन हो गया और लगातार इसके ऊपर बरगलाता भी रहा कि हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें हैं। सीएम पे कमीशन तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सारा गूगल के ऊपर। तो ये तीनों मुद्दे बहुत अहम हैं। अब ये तीनों मुद्दे सरकार के सामने रखे कौन, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार किससे सुझाव ले रही है, मंत्रालयों से ले रही है, फिर जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन है, जेसीएम है, उनसे सुझाव ले रही है। अब मंत्रालय जो रक्षा मंत्रालय वो किससे सुझाव लेगा कि आपकी क्या क्या डिमांड है। ये भी देखो, देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, उसमें भी 5 ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं जो वहां रजिस्टर्ड हैं रक्षा मंत्रालय में। उसके अलावा हमारी करीब करीब पूरे देश में 900 से ज्यादा छोटी मोटी संस्थाएं होंगी, गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे। अब इनकी कोई भागीदारी नहीं है रक्षा मंत्रालय में। अब रक्षा मंत्रालय तो उन 5 संगठनों से ही राय सुमेरा करेगा, उनके सुझाव लेगा। अब हम क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो सकते उसके अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंदर? क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने 2018 में नियम चेंज कर दिए। अब रक्षा मंत्रालय में कोई भी संगठन रजिस्टर्ड होगा तो उसमें तीनों सेनाओं के तीनों रैंक चाहिए, ऑफिसर भी चाहिए, जेसीयू भी चाहिए और जवान भी चाहिए। अब पूरे देश में जो 800-900 संस्थाएं हैं उसके अंदर ऑफिसर नहीं है, या बहुत सारे संस्थाएं जैसे ऑफिसर को सदस्य नहीं देती तो वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अगर कोई करवाना चाहता है रक्षा मंत्रालय संस्था रजिस्टर्ड, तो उसको ऑफिसर को सदस्य बनाना पड़ेगा और जवानों को गुमराह करना पड़ेगा कि देखो हमारी संस्था रजिस्टर्ड होगी रक्षा मंत्रालय में। पर वो ये कभी नहीं बताएगा
कि आपने किस किस ऑफिसर को सदस्य दी, क्योंकि ये तो आप जब डीए वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की साइड पे जाओगे तो आपको 2018 की जो गाइडलाइन है रजिस्टर्ड करवाने की संस्थाओं की, वो पूरा पीडीएफ है। क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या चीजें, आप जाके गूगल करके और उसको पढ़ सकते हो। तो साथियों मेन बात पे आए तो अब 30 लाख पूर्व सैनिकों की बात 8वें वेतन आयोग में कैसे जाए, सरकार के पास में कैसे पूछे, क्योंकि एक लंबा संघर्ष भी हो गया पूर्व सैनिकों को करते हुए, 16 साल के करीब हो गया। और माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में भी 14-15 मीटिंगें कर ली, लोकसभा राज्यसभा में बहुत सारे सांसदों ने सरकार से जवानों की मांगों के लेके प्रश्न भी पूछ लिए, आंदोलन कर लिए, रेल रोक ली, बहुत सारी चीजें कर ली इतने लंबे संघर्ष में। अब ये बात कैसे जाए सरकार के पास में? तो साथियों आज कहते हैं कि अभी तक हम दही को बिलो रहे थे 16 सालों में मक्खन निकालने के लिए, और जब उस दही में से मक्खन ऊपर आने लग गया तब हमने बिलोना छोड़ दिया, हम आराम से बैठ गए। अब ना तो उस दही में मक्खन का पता लग रहा है और ना ही दही का पता लग रहा है, और 16 साल हो लिए बिलोते हुए। तो अब जो अब मेन चीज है ना, जब वो घी ऊपर आने लग गया तो हमने रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, उसको और ज्यादा बिलोना पड़ेगा, तभी वो मक्खन ऊपर आएगा। अगर हमने ये सोच लिया ना कि यार इतने साल हो गए यहां तक पूछते पूछते आज तक सरकार ने क्यों नहीं सुनाई करी, नहीं नहीं, दही में से कम 35-40 मिनट लग जाते हैं मक्खन को बाहर आने में, और ये तो बहुत भारी चीज है, तो ऐसे थोड़ी है। पर ईब है बिलोने का, एकजुट होने का, कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो दिल्ली में पूर्व सैनिकों का, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का। और फरवरी चली गई, अब आपके पास में बचे सिर्फ 7 या 8 महीने, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगा और सरकार वाई लेने के लिए 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर देगी, वाई के लिए, कि हमने सबसे कम समय में आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। तो आज हमारे पास में सिर्फ 7 या 8 महीने, अगर एक एक पूर्व सैनिक ने इन 365 दिन में सिर्फ 4 दिन भी दिल्ली के लिए निकाल लिए ना, सिर्फ मैं 4 दिन बोल रहा हूं, 4 दिन भी निकाल लिए तो ये मांगे आपकी पूरी होंगी। कुछ सरकार पूर्व सैनिकों की तरफ सरकेगी, कुछ पूर्व सैनिक सरकार की तरफ सरकेंगे, बीच का रास्ता निकलेगा इन 8 महीने में। पर अगर हम ये सोच के बैठे रहे कि कपिल फौजी को मिलेगा तो मेरे को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कपिल फौजी नहीं जाएगा दिल्ली में तो आपको मिलेगा कैसे? और 30 लाख पूर्व सैनिक हैं, 1% चाहिए, 1% पूर्व सैनिकों की भागीदारी चाहिए दिल्ली में, तब भी हम लाख पूर्व सैनिकों से ज्यादा तादाद में दिल्ली पहुंच जाते हैं। कि अगर 1% की भागीदारी भी होगी तो हम 1%, 99% को हक दिला सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं, उनकी समानता दूर करवा सकते हैं। और कोई भी आप संघर्ष आंदोलन देख लो दुनिया का, उसमें 100% आदमी कभी नहीं आए। और मेरी उम्र में या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी उम्र में ऐसा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ जो किसानों ने कराया था 2020 में, 100 साल में भी नहीं हुआ। उसमें भी आप अगर लगाओ हरियाणा, पंजाब,
की संख्या 7 करोड़ थी। 7 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख किसान ही दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे और एक ही दिन पूछे थे वे 26 जनवरी को। तो 1% भी नहीं हुए, देख लो। फिर भी सरकार ने 3 बिल वापिस लेने पड़े। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तादाद बढ़ती जाएगी बल्ले बल्ले खबरों की, खुशखबरी की। कुछ पेड पत्रकार हैं, कुछ को प्रोत्साहन राशि मिलती है, जैसे मेरे को भी ऑफर आते हैं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा ये खबरें दिखाओ, बल्ले बल्ले की खुशखबरी की, ये मिल रहा है, जिससे आम पूर्व सैनिक संतुष्ट होकर बैठ जाए कि यार सब कुछ तो मिल रहा है, फिर दिक्कत क्या है? फिर क्यों हम दिल्ली जाएं, क्यों भाग दौड़ी करें, ये करें? ऐसा ही तो इन्होंने दिखाया था आपको आरोपी 2 में, आरोपी 3 में, बल्ले बल्ले खुशखबरी, इतने का एरियर आ जाएगा, सूबेदारों की पेंशन 6,500 रुपये बढ़ जाएगी। सुबह सुबह वाला मेरा एक वीडियो देखना कि ये झूठ किसने फैलाया। कभी बोलते 15-15 लाख रुपया मिलेगा, जो पूर्वी स्टार है, पश्चिमी स्टार हैं, 1965-71 की लड़ाई वाले हैं। कभी कहते हैं 18 महीने का डी बस कल ही अकाउंट में। ये इन आप मानना, आप मेरे को तो कह देते हो कि कपिल भाई आप इनके पीछे क्यों लगे हो? भाई पीछे की बात नहीं है, अभी बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालते हैं कि ये खबर गलत दिखा रहे हैं। इनको खबर ये दिखानी चाहिए 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर इक्वल, मिलिट्री सर्विस पे इक्वल, डिसेबिलिटी पेंशन इक्वल, सैनिक विधवाओं की पेंशन कितनी कम है, सूबेदारों की पेंशन में कितनी विसंगति हो चुकी है और सूबेदारों की पेंशन कितनी कम होती चली गई है आज के दिन, जबकि वो गजेटेड ऑफिसर हैं। अब ऑनरेडी लेफ्टिनेंट है, ऑनरेडी कैप्टन है, उनकी पेंशन कितनी है? जो नए वाले हैं वो तो आज 38,000 रुपये भी नहीं पूछ रहे हैं, और जो पुराने वाले हैं वो 42-43,000 रुपये ले रहे हैं। पर उनसे ही एक रैंक अप वो 68,000 रुपये ले रहा है। तो 2 रैंक में 25,000 का अंतर कैसे हो गया? इस चीज पे कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको जो फंडिंग हो रही है, प्रोत्साहन राशि मिल रही है, वो नहीं मिलेगी। आप ये मत सोचना कि ये आपको यूट्यूब पे कोट टाई पहन के आपसे यूट्यूब से ही ये पैसा कमा रहे हैं, बहुत करोड़ों मिलता है। यूट्यूब इतना कोई पैसा पैसा नहीं देता, पर पिछले दरवाजे से बहुत कुछ मिलता है, इसमें बहुत कुछ मिलता है ऐसा। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है जो बड़ी बनाई सरकार को भी गिरा देती है। ये एग्जिट जो पोल आते हैं ना 2-2, 3-3 दिन पहले कि उसकी सरकार बन रही है, वही 5 से 8% वोटिंग को किसी एक पार्टी में ले जाने का काम करते हैं और उसकी सरकार बन जाती है। मतलब बहुत अलग, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या रोल होता है, क्या चीज होती है। तो उन रोल से मैं बाहर निकल के तब आप लोगों तक ये है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में दबाव नहीं आता होगा, मेरे पास में बहुत सारा दबाव भी आता है। कैसी है, बहुत सारी रिपोर्ट लगती है, कोई इस पे वीडियो के ऊपर वो चलते नहीं तो इतने सब्सक्राइब में अगर वीडियो भी डाल दें तब भी 15-20 हजार आदमी तक तो पहुंच जाना चाहिए। पर कई कई दिन ऐसा हो जाते हैं कि स्ट्राइक लग जाती है, 6 दिन तक आपके व्यू नहीं जाएंगे। आप नया वीडियो डालोगे तो आपके व्यू और कम कर देंगे। पर मेरे को तो जब दिमाग में कोई बात आती है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को डालना बहुत जरूरी हो जाती है। मैं इसकी गाइडलाइन को तोड़ देता हूं यूट्यूब वाली की। तो भाई मैं अपना लास्ट में वीडियो खत्म करूं। अपने पास में एक ही चांस है और वो है पूरे देश भर के पूर्व सैनिक इकट्ठे होके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। अगर आज आप बट गए ना अपनी संस्थाओं के चक्कर में कि मेरी संस्था ये है, मेरे संस्था के प्रधान ने सिर्फ ये कहा कि नहीं उनके साथ में नहीं जाना है, अरे उनके साथ में नहीं जाना, नहीं। सबसे पहले तो इन प्रधानों को चूड़ी टाइट कर दो। क्योंकि वो जो मांग मान ले, मैं भी अगर दिल्ली जा रहा हूं आपकी मांगों को लेके, तो क्या मेरी अकेले की मांगे हैं या मेरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट, जर्जर डिस्ट्रिक्ट की मांगे हैं वो, या पूरे हरियाणा के पूर्व सैनिकों की मांगे? नहीं भाई, वो नेपाल में बैठे हिंदुस्तानी पूर्व सैनिक, वहां से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक कि कोई भी संस्था वहां जाके
सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो सिर्फ उसकी संस्था को फायदा नहीं होगा, उसकी संस्था को सम्मान नहीं मिलेगा, उसकी संस्था के पूर्व सैनिकों का भेदभाव दूर नहीं होगा, या उसकी संस्था को ही सारा पैसा सरकार देगी, ऐसा भी नहीं 30 लाख पूर्व सैनिक। तो इन जो ये आप लोगों को एक मानसिक हथकड़ी पहना रखी है संस्थाओं के चक्कर में, इस हथकड़ी को तोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हम कोई बंधुआ मजबूर नहीं है कि किसी संस्था का हमने अगर सदस्य बन गए, उसका कार्ड ले लिया तो हम उसके गुलाम बन गए। हमने मानसिक गुलाम नहीं बनना किसी संस्था का कि मेरी संस्था नहीं आ रही, नहीं, वहां जो मांगे लेके गई है वो पूरे देश भर की संस्थाएं, और ऐसी संस्था का क्या करना भाई हमने, जो हमारी मांगों को भारत सरकार तक नहीं पूछा सकती, और उसके अंदर, उस संस्था के अंदर हम बैठ के चाय पकौड़ा खा के तो हम सीधे सीधे पाप के भागीदार हैं। अपने तहसील, अपने जिले, अपने राज्य और अपने 30 लाख पूर्व सैनिकों की 7.5 लाख माता बहनों के पाप के भागीदार है कि अगर हम आवाज ही नहीं निकाल रहे और पनीर के पकोड़े खा रहे, जैसे आगरा में खा के आए थे हमारे बहुत सारे, तो एक तो हमारे वो एक हमारे जैसलमेर से हैं, तोतड़ा कैप्टन जी हैं, और पकोड़े से मुंह के, तो उन्होंने वहां से एक वीडियो डाला, देखो यहाँ पनीर लगे हुए हैं, यहाँ कोफ्ते हैं, यहाँ लच्छेदार परांठे हैं, यहाँ तंदूरी रोटी हैं, ऐसा तुम भी आ जाते, तुम भी खा लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। ये कोई बात थोड़ी है, एक इतने बड़े ओहदे से रिटायरमेंट आया है तो उसका एक कोई नैतिक कर्तव्य होता है कि पूर्व सैनिकों की जायज मांगों पे वार्तालाप ना करके और होटलों के अंदर मीटिंग करना नहीं। और वो भी जब हमारे 2023 के जो जंतर मंतर पे आंदोलन चला, उसमें 2 हमारे बहुत ही बहादुर, एक हमारे सूबेदार शिव कुमार जी हैं उत्तराखंड से, देवभूमि से, एक हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुरेंद्र शिवाज जो शहीद हुए इस आंदोलन में, और इतने बड़े रैंक के, और उन्हीं के रैंक का एक भाई वहां पनीर पकोड़े खा रहा है, होटलों में बैठ के मीटिंग कर रहा है, तो वो भी ऊपर देख रहे हैं। तो नमस्कार भाई, मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि जब भी कोई कॉल मिले, किसी भी जत्थेबंदी की मिले जंतर मंतर पे आंदोलन करने की, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लो, बढ़ चढ़ कर भाग लो। अब वो उन लीडरों के ऊपर है कि वो सरकार से क्या दिलाएंगे, क्या नहीं दिलाएंगे, या हमारे को बेचेंगे, वो उन लीडरों के ऊपर है। हम तो अपने मन से, तन से उनका समर्थन करेंगे। अगर हमारे आंदोलन को बेचा तो पाप के भागीदार वो हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों तक शराब जाता है, आप लोगों को पता है। तो आपा तो बिल्कुल सच्चे आदमी हैं, सीधे बोलते हैं। मैं किसी संस्था की बेड़ियों में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो संस्था अच्छा काम करती है उसको अपना समर्थन है, उसके साथ में फिर बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि वो भी हमारे भाई। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।